देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का आज 19वां दिन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ने नाटो से अनुरोध किया है कि उनके देश में नो फ्लाई जोन लागू किया जाए। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए एक वीडियो मैसेज में कहा कि उनकी तरफ से नाटो को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि बिना जरूरी प्रतिबंधों के रूस युद्ध शुरू कर देगा। उनकी पूरी विचारधारा झूठ पर टिकी है और वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ें। रूस और यूक्रेन युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसका कारण यह है कि दोनों ही देश गेहूं के बड़े निर्यातक हैं और इसी के चलते यूरोप के देशों में गेहूं की डिमांड बढ़ी है। नतीजा यह है कि भारत के गेहूं का एक्सपोर्ट तेजी से होना शुरू हो गया और किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिलना शुरू हो गए। जो गेहूं पहले 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता था, वह मंडी में 2100 से 2400 रुपए तक बिक रहा है। शरबती के दाम 4000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा चल रहे हैं, जबकि समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। जैसे जैसे फसल कटाई होती जा रही है, वैसे ही तुरंत उपज बिकती जा रही है। यह माल गुजरात के कांडला पोर्ट पर जा रहा है, जहां से यूरोपीय देशों में निर्यात हो रहा है। हालात ये हैं कि माल ले जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा कि हम भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम दिखाया। दरअसल भारत द्वारा गलती से एक मिसाइल फायर हो गई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरी थी। 9 मार्च को भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल लाहौर से करीब 275 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरी। इससे एक कोल्ड स्टोरेज को नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इमरान खान ने रविवार को पहली बार इस घटना पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने का जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने के बाद केरल कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के जम्मू कश्मीर से पलायन को लेकर कई ट्वीट किए, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, जिस पर बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस की प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। Here the question is, they did not feel secure. Why? Because the Congress party and their allies, they had created a situation in which the Pandits could not live there anymore. They were being murdered, and there was genuine fear for their lives there, for their families. So they just left. But many of them possibly left thinking that yes, possibly we could come back. But the successive governments which came later made no attempt to get the Pandits back to the valley. And I was in Kashmir 3 months back. Things have improved dramatically after the revocation of Article 370. Things have improved. But of course, there is still the mortal fear among Pandits how they can go back. But some of them have moved on. Those who had money, they have moved on. But I think still a lot of people who live in utter poverty. I think this government is making great effort to make sure that they are. फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए एक ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। केरल कांग्रेस ने फिल्म की आलोचना करते हुए ट्वीट किया। कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य ये है कि 1990 से लेकर 2007 में हुए आतंकी हमलों में करीब 400 पंडित मारे गए। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरा विश्व जानता है कि 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीरी पंडितों को एकाएक घाटी छोड़ने का फरमान सुना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिन्होंने उसके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की। यहां तक कि गीता भवन और दिल्ली में कई जगह ट्रांजिट कैंप लगाए थे। उस समय आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने मदद की थी। पूछिए तो पहली बात तो ये कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदाई घटनाक्रम, इसकी नींव
कांग्रेस पार्टी ने रखी, और उस जमाने से रखी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच की आपस की दोस्ती एक आधार बन गई कि कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतवर्ष की क्या है, भारत सरकार की क्या नीति रही होगी। जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इट वॉज ए क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द सीरीज ऑफ कांग्रेस ब्लंडर्स बिगिनिंग फ्रॉम नेहरूवियन ब्लंडर्स। एक माहौल पैदा कर दिया गया। और जहां तक जगमोहन का संबंध है, केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, तो नियुक्ति कहां से हुई उनकी। और दूसरी बात यह है कि इतिहासकार जानते हैं, हम सब चश्मदीद गवाह रहे, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 30-32 वर्ष पूर्व रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ हत्याएं की गई प्रमुख कश्मीरी पंडित नागरिकों की, चाहे टीकालाल टपलू थे, चाहे आपके दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, ताकि एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। 1 हत्या और 1000 लोग भागे, इश्तहार लगा दिए गए। और जहां तक संबंध है भारतीय जनता पार्टी का, या संबंध है इसके विचार परिवार का, संगठन परिवार का, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय शेल्टर होम स्थापित किए, ट्रांजिट कैंप स्थापित किए। हम सब उस समय युवा कार्यकर्ता के तौर पे उसका हिस्सा रहे, स्वयं देखा। उदाहरण के तौर पर जम्मू में गीता भवन में कैंप था। और जो पहली ग्रीष्म ऋतु मुझे भली भांति याद है, 1990 में जब पहली गर्मी का सामना करना पड़ा, तो भारी संख्या में कश्मीरी पंडित गर्मी की लू से बीमार हुए थे। क्योंकि मैं चिकित्सक भी था, तो हम सब वहां पर एक वॉलंटरी सेवा देने अर्पण कर। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग गहलोत सरकार से करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और पलायन की कहानी को दर्शाने वाली द कश्मीर फाइल्स फिल्म को हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने टैक्स फ्री किया है। एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक दर्दनाक तस्वीर को दिखाती है। स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर से जिस प्रकार पलायन हुआ, उस दर्दनाक मंजर को जिस फिल्म ने फिल्मांकन किया है, उसको बहुत से राज्यों ने, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों ने टैक्स फ्री किया है। मेरी सरकार से मांग है, राजस्थान की सरकार से मांग है कि राजस्थान के अंदर भी बड़ी संख्या पलायन किए हुए आज भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। इस व्यथा को देखने के लिए राजस्थान की सरकार भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स। झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को अनुमति देने की मांग को लेकर धरना दिया। इस मामले पर भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर हिंदू विरोधी सरकार होश में आओ के नारे लगाए। मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग के रामनवमी का अपना इतिहास है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष से यह बंद है, लेकिन अब सभी चीजों को बंद से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन अभी होली का समय है, होली के तुरंत बाद में रामनवमी आने वाला है। और आप जानते हैं कि हजारीबाग का जो रामनवमी है वो विश्व विख्यात रामनवमी है और हिंदुओं के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है ये। तो अभी इस कोविड के नाम पर सरकार की मंशा है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सभी जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन कहीं पर भी सकारात्मक जो है जवाब नहीं मिल पा रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि रामनवमी में जो है, रामनवमी का जुलूस इस साल हजारीबाग में पूरे धूमधाम से निकले। जो मंगला की जो परंपरा है, जो होली के तुरंत बाद से शुरू हो जाता है, वहां से लेकर के रामनवमी जो है खूब धूमधाम से संपन्न हो। काम हो रहा है, आप देख रहे होंगे, सब लटपटाया हुआ है। नहीं, लोग खूब लटपट काम ही कर रहे हैं, अच्छे काम को कर ही नहीं रहे। आपने देखा होगा कि 7th GPSC जो हुआ है, भाई क्या करना था, अमर सीट जारी करना था, नहीं किया। पहले भी आप देखे होंगे जिस GPSC का पहले वो विरोध करते थे, फिर बाद में कहने का अर्थ है कि जो भी यहाँ होना चाहिए था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता दिखनी चाहिए था, लोग उसको अनुकरण करते हैं। यहाँ तो एक भी चीज काम सही सलामत हो नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ही सही सलामत नहीं है, राज्य के मुखिया ही सही सलामत नहीं है, वही चाहते नहीं कि यहाँ सही सलामत हो। हम तो बार बार कहते हैं, जब परिवार और पैसे के लिए जब लोग राजनीति करेंगे तो ये सारी गड़बड़ियां हो गई।
और जीपीएससी में ऐसा व्यक्ति को बिठा रखा है, बताइए भाई, इनके सारे लोग 1932 की बात करते हैं। जीपीएससी के चेयर में कौन से 1932 के व्यक्ति है भाई? तो किसको ये लोग बेवकूफ? खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मनोहर सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस नीति से न केवल उद्योगपति बल्कि आम आदमी भी बेहद खुश है। परिवहन मंत्री रविवार को फरीदाबाद में आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा लगाए गए 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। हरियाणा प्रदेश के बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे, जहां रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं है। वहां रेस्ट हाउस, पुराने अस्पताल गिरवी रखकर बैंक से पैसे लेकर कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि रिमोट से पंजाब सरकार चलेगी, 2 साल तक देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करने हो तो जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि फ्री सुविधाएं देना लंबे समय तक नहीं चल सकता। देखिए, केजरीवाल जो कर रहे हैं वो चल सकने की बात नहीं है। पंजाब की ये हालत है, मैं नहीं कह रहा, आप वहाँ का सारा निकाल के देख लो। पंजाब में रेस्ट हाउसेज को बैंकों पे गिरवी रख के, पुराने हॉस्पिटल्स को बैंकों में गिरवी रख के तनख्वाह दी जा रही है। पंजाब, आप सारा कुछ देख के अगर लोगों से चुनाव जीतने के लिए करें थोड़े, जब हम बनते हैं हम लोगों के, देखिए सिस्टम में लोग तो एसेट हैं, हम उनका मतलब सरकार ने हमें दे दिया, हम जवाब दें। जो उनका पैसा उसके रखवाली करते हैं, सामने बताते हैं पैसा कहाँ कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये हमारी जवाबदेही है। पैसा से लोगों का है। हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है। देखिए, बेस्ट फाइनेंस मैनेजमेंट में उनकी तारीफ हुई, सबसे बढ़िया। हम नहीं कह रहे, बाहर के ये जो सर्वे होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज कह रही है। तो हमारे केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हम फ्री ये कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, तो उस बात से कभी लोगों के मामले में लंबे समय तक नहीं चल सकते। देखिए, मैं एक घटना बताता हूँ। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, आप हम सारे समझ में उनकी इज्जत करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बने, देश के 1 नंबर आदमी थे। उन्हें सिंधिया को नहीं बनाया, उन्होंने अशोक गहलोत को नहीं बनाया, दिग्विजय सिंह को नहीं बनाया, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया। मनमोहन सिंह जी बूढ़े आदमी थे, रिटायरमेंट पे थे, एक छोटी कम्युनिटी से जो सबसे माइनॉरिटी है उससे बना दिए थे कि जब तक राहुल गांधी पूरा उसमें काबिल नहीं हो जाए, तब पूरा योग्य नहीं हो जाए, इतने तक इनको चलाए। फिर कम हो गई, मतलब चोरी जो थी वो 31.17% होती थी, वो 14% हो। जब 1% कम होता है तो हमारा 380 करोड़ रुपये हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है। पहली बार ऐसा होगा कि इस साल हम 2000 करोड़ रुपये, अंदाजा देखिए मार्च टू मार्च होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, पर 2000 करोड़ रुपये प्रॉफिट में जा रहा है। पिछली बार हम 370 करोड़ रुपये प्रॉफिट में थे। अब के कोविड की भी लहरें भी कह रही, उसको भी क्रॉस करके फिर भी हम प्रॉफिट में। मैंने आपसे क्या कहा कि हुड्डा साहब के वक़्त का घाटा था, वो हमारे सीएम साहब ने अपने पैसे से देके पूरा करा, उनका था, हमारा नहीं था। सुनो, बैलेंस शीट जो आती है वो पहले की आ रही थी, उसको पूरा करने के लिए, निगम को चलाने के लिए, हमें पहला घाटा पूरा करने के लिए, वो हमारा दोष नहीं था, वो तो कांग्रेस की सरकार का था। अब जब से हम बनिए, हर साल हम पहले 670 था, कोविड करके पिछला साल हमारा 370 रहा। अब के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सरकारी अमला योगी सरकार के वादों को जमीन पर उतारने में जुट चुका है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने की तैयारी में जुट चुका है। तो वहीं क्षेत्रीय प्रबंधकों को फ्री यात्रा कराने के निर्देश दिए गए। महिलाओं को फ्री बस यात्रा कराने की योजना को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी संबंध में शासन ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर कराने की कवायद शुरू कर दी है
और इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सफर करने वाली इस आयु वर्ग की महिलाओं को सर्वे करने का निर्देश दिया है और क्षेत्रीय प्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी है कि उनकी बसों में रोजाना कितने यात्री सफर करते हैं, उनमें सीनियर सिटीजन महिलाओं की संख्या कितनी होती है। बुजुर्ग महिलाएं केवल साधारण नहीं बल्कि ऐसी बसों में मुफ्त सेवा का लाभ ले सकेंगे। इस संबंध में शासन ने परिवहन विभाग की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सरकार में वापसी के साथ ही योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है और उसका असर भी दिख रहा है। कोरोना अनुग्रह राशि पाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लोग नहीं मानते तो वह सीएजी द्वारा इसकी जांच का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कोरोना के कारण मौत के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्राप्त करने के अपने आदेश के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर लोग इस फर्जीवाड़े से बाज नहीं आए तो वह सीएजी द्वारा इसकी जांच का आदेश दे सकता है। होली की बात हो और ब्रज का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूरी दुनिया में ब्रज की होली सबसे ज्यादा मशहूर है। होली के एक महीने पहले से ब्रज का कण कण होली की मस्ती में झूम उठता है। 14 मार्च यानी कि आज रंग भरी एकादशी है। आज के दिन तो ब्रज में मस्ती का आलम कुछ और ही होता है। श्रद्धालु आस्था के रंग में डूबे हुए नजर आए। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में रंग भरी एकादशी के अवसर पर होली का जश्न शुरू हो चुका है। रंग भरी एकादशी पर श्री बांके बिहारी के लिए शुद्ध केसर का रंग बनाया जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी को रंग लगाया जाता है। इसके बाद होली का परंपरागत शुभारंभ हो जाता है। बरसाने में देखी, नंदगांव में देखी, गोवर्धन में, वृंदावन में देख के आए, आज जन्मभूमि देखने आए, द्वारिकाधीश जाएंगे। सब जगह होली का बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है। सब जगह रंगों का त्योहार चल रहा है। बहुत मजे आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम भी कोटापुरी से आए, होली खेलने का बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ही इससे यहाँ से ज़्यादा आनंद कहीं भी नहीं आ सकता। यहाँ पे बहुत ही मजा है। बहुत भीड़ है, बहुत लोग बाग। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।